बीपी निवाई में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव प्रदान करें। आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमारे लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पिछला जो हमारा अध्याय था उसमें हमने अंग्रेजों की नीतियों और कार्रवाइयों के बारे में पढ़ा और साथ ही ये भी पढ़ा कि उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अंग्रेजों की नीतियाँ जो थी, जिनका राजाओं, रानियों, जमींदारों, आदिवासियों, किसानों और सिपाहियों पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही हमने ये भी जाना कि जब नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के ऊपर हावी हो जाती है या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनके हितों को नुकसान पहुंचाती है, तो जनता उसका विरोध कर देती है। इस चैप्टर में हम जब जनता बगावत करती है 1857 उसके बाद की जो घटनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, वह नीतियाँ भारत विरोधी थी। उन नीतियों के खिलाफ जो लोगों ने बगावत की उसकी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं हम अंग्रेजों की नीतियों से। देखिए, अंग्रेजों की नीतियाँ किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी, सिपाही विरोधी, जमींदार विरोधी, राजा रानी विरोधी और हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध थी। इसलिए जब धार्मिक भावनाओं पर प्रहार किया गया तो हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी और उसे जवाब देने की ठान ली। अब सबसे पहले देखिए, नीतियाँ और जो लोग थे, जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, वह नीतियाँ किस प्रकार से अलग थी और उन्होंने किस प्रकार से भारतीय लोगों की भावनाओं और हितों को नुकसान पहुंचाया। चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से नवाबों और राजाओं की शक्तियां सीमित कर दी थी, उनकी सत्ता को छीन लिया था। बहुत से राज दरबार में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट अंग्रेजों की तरफ से तैनात किया गया एक अंग्रेज अधिकारी होता था जो राजकीय कार्यों में राजाओं के ऊपर निगरानी रखकर राजकीय व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप तथा देखरेख करता था। तो बहुत से राज्यों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे और बहुत से राज्यों स्वतंत्र सेनाएं छीन ली गई थी। अब किसी भी राज्य को, जो राज्य थे, उनमें स्वतंत्र सेना रखने की उन्हें छूट नहीं थी। जो भी कार्य होते थे वह अंग्रेज रेजिडेंट की देखरेख में ही होने लगे थे। बहुत से राजाओं ने, बहुत सी रियासतों ने इसका विरोध किया और अपनी जो समस्याएं थी वह समस्याएं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखी। इनमें से रानी झांसी लक्ष्मीबाई ने भी यह अंग्रेज से रिक्वेस्ट की, यह निवेदन किया कि मेरी पति की मृत्यु के बाद में मेरे गोद लिए हुए दत्तक पुत्र को वह झांसी का राजा मान ले। साथ ही बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी कि उनके पिताजी बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी वह बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद में नाना साहब को मिले। परंतु सत्ता के नशे में चूर और ताकत से भरपूर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन निवेदनों को दरकिनार कर दिया और उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया। अब देखिए, उसके बाद में अवध जो रियासत थी, अवध की रियासत अंग्रेजों के अधीन आने वाली रियासतों में, अंग्रेजों के कब्जे में, अंग्रेजों द्वारा हड़पी जाने वाली रियासतों में से एक रियासत थी जिसे हड़प लिया गया था। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके
कब्जे में लेने के पीछे अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह बात कही कि रियासत का शासन कार्य सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसे अंग्रेजों का अधीन रखकर इसकी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले अवध में सहायक संधि थोपी गई थी। तो अब देखिए सहायक संधि क्या होती है, इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। सहायक संधि होती क्या है? सहायक संधि अंग्रेजों की तरफ से राज्य को हड़पने के लिए बनाई गई एक नीति थी। इस नीति के तहत अंग्रेज सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले राज्यों को सेना विहीन कर देती थी, और उसके बाद में जब उसके सैनिक पंगु हो जाते थे, मतलब उसके पास जब सेनाएं नहीं होती थी और जो सैनिक होते थे वो युद्ध करने लायक नहीं रहते थे, उनमें युद्ध का अभ्यास का माहौल नहीं होता था या उनमें युद्ध अभ्यास की क्षमता नहीं होती थी, युद्ध अभ्यास ना कर पाने के कारण जब वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाते थे तो उस समय कंपनी उस राज्य को हड़प लिया करती थी। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी राज्य अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था उसे स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार खत्म हो जाता था। उसकी सेना के बदले उसकी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिकों की एक फौज उनकी सुरक्षा के लिए रखती थी। उन सेना का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उस रियासत की थी जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। 1801 में अवध को भी सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने अवध पर भी सहायक संधि थोप दी। अब 1800 में सहायक संधि सौंपी गई। अब अवध की सेना उन सैनिकों का जो सहायक संधि अंतर्गत सेना थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस सेना का जब खर्चा नहीं उठा पाई तो शर्तों के आधार पर शर्तें ये थी कि अगर आप सहायक जो संधि के अंतर्गत आपकी सहायता करने वाली सेना है, अगर आप उसका खर्चा नहीं उठा पाते हैं तो फिर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाएगा। 1801 में जो सहायक संधि अवध पर थोपी गई थी, उसके बाद में जब अवध के नवाबों के द्वारा जब सहायक संधि के अंतर्गत सैनिकों का खर्चा वहन नहीं किया गया तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। अब जब सहायक संधि के अंतर्गत सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी सहायता के लिए है तो फिर आपको सेना रखने का अधिकार नहीं था, और जब सेना नहीं होगी तो फिर जब सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी सेना आप पर दबाव डालती है, कब्जा करना चाहती है, तो आपकी सहायता के लिए आपकी स्वयं की सेना नहीं है, ना चाहते हुए भी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जाना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा है किसान और सिपाही। देखिए किसान और सिपाही, किसान और जमींदार जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे लगान वसूली के, उनसे बहुत परेशान थे। बहुत से किसान ऐसे थे जो महाजनों से लिए हुए कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, और उनकी जो पुश्तैदी जमीन थी, पुश्तैदी जमीन जानते ना, पुश्तैदी जमीन होती है जो जमीन अपने पूर्वजों की होती है, वो पुश्तैदी जमीन धीरे धीरे उनके हाथों से छिनती ही जा रही थी। इसलिए किसान लोग इस प्रकार की प्रक्रिया से परेशान थे और उन्होंने बगावत कर दी। अब देखिए इसके अलावा नवाबों की चिंती सत्ता के अंतर्गत एक विशेष पॉइंट रह गया, तो बता देता हूं मैं। इस चिंती सत्ता के अंतर्गत देखिए मुगल दरबार, उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ शासन कर रही थी, उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर काबिज थे। बहादुर शाह जफर को जो वहाँ के दिल्ली के सुल्तान थे, नवाब थे, उनके शासन काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह की शक्तियों को और उनके शासन को समाप्त करने की एक साजिश रची। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी 1849 में कि अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में जो इनका परिवार है, उस परिवार को लाल किले में ना रखकर दिल्ली में ही किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसी ही व्यवस्था 1856 में उस समय के लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था, उस कैनिंग ने भी घोषणा की कि 1856 में घोषणा की कि अब बहादुर शाह के बाद में, बहादुर शाह जो है अंतिम मुगल सम्राट होंगे और इनके बाद में जो भी
राजकुमार जो भी इनका पुत्र होगा उसे बादशाह की संज्ञा ना देकर सिर्फ राजकुमार माना जाएगा। मतलब बहादुर शाह के जीते जी सत्ता में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन को समाप्त कर अपनी सत्ता काबिज करने का षड्यंत्र रच लिया था। अब वापस हम इसमें अपने दूसरे टॉपिक में आते हैं, किसान और सिपाही। किसान लोग जो थे, जो लगान से परेशान थे और महाजनों का जब वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे तो उससे उनकी पूरी जमीन खत्म हो रही थी। उस जमीन को चिंते देखकर किसानों ने विद्रोह कर दिया। फिर आते हैं सिपाहियों का विद्रोह। देखिए, भारतीय जो सिपाही अंग्रेजों के अधीन होकर कार्य कर रहे थे, उनकी अपनी परेशानी, निजी समस्याएं थी। वह सेवा शर्तों, पेंशन और वेतन भत्ते से लेकर परेशान थे। साथ ही बहुत से जो सिपाही थे वो अपनी धार्मिक भावनाओं को पहुंचने वाली जो ठेस थी, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, उन प्रतिक्रियाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 1824 में एक घोषणा की गई कि ब्रह्मा युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों को जल मार्ग के द्वारा ब्रह्मा जाना पड़ेगा और वहां पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब देखिए, उस समय के लोग धार्मिक भावनाओं को विपरीत मानते थे कि समुद्री यात्रा को उस समय लोग धार्मिक भावनाओं के विपरीत मानते थे। वह मानते थे कि समुद्र की यात्रा करना हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। जब अंग्रेजों की तरफ से यह आदेश दिया गया कि आपको युद्ध करने के लिए ब्रह्मा जाना पड़ेगा और वो भी समुद्री जहाजों के द्वारा, तो सैनिकों ने इसके लिए मना कर दिया कि हम किसी भी हालात में समुद्र के पार युद्ध के लिए तैयार है, परंतु हम जल यात्रा के द्वारा वह प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। उस युद्ध में जल मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं करेंगे। हम युद्ध के लिए तैयार है, परंतु हमें जल यात्रा नहीं करनी, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। जिन सैनिकों ने अंग्रेज सरकार के आदेश को मानने से मना किया था, उन्हें कठोर दंड दिया गया और सजा के रूप में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1856 में एक कानून लाया गया। उस कानून के तहत ये घोषणा कर दी गई कि जो भी सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भर्ती होगा, उस व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर समुद्री यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऐसी व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने कर दी, ये कानून बना दिया। तो अब न चाहते हुए भी जो भी सैनिक सेना में भर्ती होता, उसे समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। अब इसके अंतर्गत उन्हें ना चाहते हुए भी समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं के बाद में जो ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की, उन नीतियों से उन्होंने नवाबों को, किसानों और सिपाहियों को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया था। अब देखिए, अंग्रेज लोग जो थे, भारत में जो कुछ अंधविश्वास थे, जो कुरीतियां थी, उन्हें दूर करने के लिए भी कुछ प्रतिक्रियाएं अपनाई। उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी जब उन्होंने भारत की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार किया, भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक स्थिति पर प्रहार किया, तो उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया हुई। उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आगे टॉपिक है हमारा सुधारों पर प्रतिक्रिया। देखिए, अंग्रेज सरकार मानती थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मानती थी कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए उनके जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो अंधविश्वास है, कुरीतियां है, उनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। उसके लिए उनको सामाजिक रूप से भी थोड़ा सभ्य बनाना है और शिक्षित कर उनमें परिवर्तन लाना है। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सबसे पहले भारत में सती प्रथा पर रोक लगाना और विधवा विवाह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की प्रतिक्रिया अपनाई गई और उनके लिए कानून बनाए गए। इसके अलावा भारतीय लोगों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। मतलब अधिक से अधिक व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने सुधारों के अंतर्गत, भारतीय क्षेत्र में सुधारों के अंतर्गत जो अंग्रेज मिशनरी, ईसाई मिशनरी होते थे, उनको भी यहाँ पर खुली छूट दे दी गई। 1830 में उन्हें छूट दे दी गई, जिसके अंतर्गत उन्हें अब
अधिक से अधिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और अंग्रेजी भाषा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाने की छूट दे दी गई। यहाँ तक कि उन्हें जमीन बसाने की छूट दे दी गई थी। अब एक नया कानून बनाया गया जिस कानून के तहत उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार की छूट दी। और उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो अब उस व्यक्ति को अपनी पुश्तैदी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब धर्म चेंज करने पर अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी पुश्तैदी संपत्ति पर उसका अधिकार पहले की तरह बना रहेगा। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्वयं का धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है तो उसकी पुश्तैदी संपत्ति को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उसकी पुश्तैदी संपत्तियां है, पूर्वजों की जो संपत्तियां है, उस संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। परंतु जब ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को उसकी संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, ऐसा कानून लाया गया तो बहुत से भारतीयों को यह यकीन हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके धर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहती है। इसके खिलाफ उन्होंने प्रतिक्रिया अपनाई। बहुत से समाज सुधारक चाहते थे कि भारतीय जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं में थोड़ा बहुत चेंज आए, और बहुत से लोग इससे परेशान थे कि अंग्रेज सरकार उनके धार्मिक रीति रिवाज और सामाजिक सद्भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे। हिंदू और मुस्लिम धर्म को नष्ट कर कर वो यहाँ पर ईसाई धर्म को काबिज करना चाहते हैं। उसके बाद सुधारों पर प्रतिक्रिया दी गई। उसके बाद सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गया। अब देखिए सैनिक विद्रोह क्या होता है। सैनिक विद्रोह होता है जब सभी सैनिक एक जगह इकट्ठा होकर अपने अधिकारों की बात मानने पे इनकार कर देते हैं। ऐसे विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा जाता है। जब सभी सैनिक एक जगह इकट्ठा होकर अपने अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश को मानने से मना कर देते हैं, इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया है। देखिए बहुत बार प्रशासकीय अधिकारियों, सरकारों और जनता के मध्य बहुत बार ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिन प्रतिक्रियाओं से उनमें विचार नहीं मिलते और मनमुटाव हो जाते हैं। बट बहुत बार ये प्रतिक्रिया इतनी बड़ी हो जाती है कि शासन सत्ता को हिलाकर रख देती है। मई 1857 में ये जो घटना घटी, इस घटना ने सैनिकों ने जो विद्रोह किया उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिल चुकी थी, और उन हिलती हुई जड़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग इस देश से बाहर निकालने की तैयारी कर ली थी। इन्हीं प्रतिक्रियाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी हिल चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय कर लिया था कैसे भी कर सैनिक विद्रोह को रोका जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह माना। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद देखिए अब जो बगावत थी, उस बगावत ने इस प्रकार से रूप ले लिया। ये सैनिक विद्रोह था, ये एक जन विद्रोह बन गया। एक छोटे से सैनिक विद्रोह से, मेरठ से शुरू हुए इस विद्रोह ने पूरे के पूरे भारत को इस विद्रोह का हिस्सा बना लिया। जो विद्रोह सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने माना था कि एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह है जिसे दबा दिया जाएगा, वह सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिलाकर रख दी। अब देखिए जो सैनिक विद्रोह था जन विद्रोह बना, इसका आगे का चैप्टर बताया गया है मेरठ से दिल्ली तक। हमने देखा सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया था। अब देखिए सैनिक जो विद्रोह था जो मेरठ से शुरू हुआ था, वह विद्रोह कैसे दिल्ली तक पहुंचा, इसकी प्रक्रिया के लिए हम सैनिक विद्रोह के बारे में मेरठ से दिल्ली तक के पॉइंट में जानते हैं। इसके द्वारा हम उस सैनिक विद्रोह को समझने की कोशिश करते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया।
उसके कुछ समय बाद वहां पर जो दूसरी टुकड़ी थी, उस टुकड़ी ने भी नई कारतूतों से सैनिक अभ्यास करने से मना कर दिया। उसके बदले में उन्होंने दलील दी कि नए कारतूत है, इन कारतूतों पर जो कवर चढ़ाया गया है, जो रेफर चढ़ाया गया है, वो गाय या सूअर की चर्बी से बना हुआ है। अंग्रेज अधिकारियों ने अभ्यास प्रक्रिया जारी रखने का सैनिकों को आदेश दिया, परंतु सैनिकों ने अंग्रेजों के अधिकारियों का आदेश मानने से मना कर दिया। 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और अंग्रेज अधिकारियों की बात न मानने पर उन्हें 10 साल की सजा दी गई। सजा मिलने के बाद भी यह आंदोलन नहीं थमा। जो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, वह आंदोलन आगे से आगे बढ़ता चला गया। जेल में बंद सैनिकों को जो जेल में सजा सुनाई गई थी, वह 9 मई की घटना थी। 10 मई को दूसरे सैनिकों ने बगावत कर दी और वो जेल पर धावा बोलकर उन्होंने अपने जो जेल में बंद सैनिक थे, उन साथियों को छुड़ा लिया। अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया और उनके हथियार कब्जे में ले लिए गए। धीरे धीरे यह आग आगे पहुंचती गई और 10 मई की रात्रि को बहुत से सैनिक मेरठ से दिल्ली जा पहुंचे। जब दिल्ली के सैनिकों को मेरठ से सैनिकों के आने की आहट महसूस हुई, उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने भी बगावत कर दी। दिल्ली पर भी धीरे धीरे सैनिकों ने बगावत कर दी, जिस कारण से दिल्ली पर भी अब अंग्रेज अधिकार सत्ता खत्म हो गई और वहां पर भी इन सैनिक विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। कुल मिलाकर जो मेरठ से शुरू हुआ एक सैनिक विद्रोह था, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, वह विद्रोह अब जन विद्रोह बन चुका था और धीरे धीरे ये जो विद्रोह था, इसकी बगावत धीरे धीरे गति पकड़ती गई और यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर अंग्रेजों को देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुंचा और वहां पर अब अंग्रेजों की सत्ता हिल चुकी थी। ये बगावत फैलने लगी थी। इस बगावत ने धीरे धीरे शुरुआत में जो मेरठ का सैनिक विद्रोह था, जिसे अंग्रेजों ने एक मामूली विद्रोह समझा था, वह विद्रोह जन विद्रोह का रूप ले चुका था। मेरठ से जब सैनिक दिल्ली पहुंचे तो धीरे धीरे अब यह विद्रोह देश के और क्षेत्र में फैलने लग गया। अब दिल्ली से निकलकर बहुत से सैनिक कानपुर और लखनऊ पहुंच गए। वहां पर उन्होंने और सैनिक टुकड़ियों का सहयोग लेकर वहां पर भी इस बगावत की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे इस प्रकार की व्यवस्था हो गई कि वहां पर जमींदार, मुखिया, आम जनता भी इस युद्ध में कूद पड़े। कानपुर के पेशवा नानाजी साहब ने सैनिकों का सहयोग लेकर, सिपाहियों का सहयोग लेकर अंग्रेज सेना को शहर से बाहर खदेड़ दिया। हजरत बेगम हजरत, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई ने भी इस युद्ध में, इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और अंग्रेजों सैनिकों की संख्या विद्रोहियों के मुकाबले बहुत कम रह गई थी। ये एक विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। ये विद्रोह अब जन विद्रोह बन चुका था। हर व्यक्ति जिन पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, जो अंग्रेजों की नीतियों और कार्रवाइयों से परेशान थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सिपाही हो, नवाब हो, राजा हो, रानी हो या सामान्य जनता हो, उन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का बिगुल बचा दिया था। जो सैनिक मेरठ से दिल्ली आए थे, उन लोगों ने तय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर इंकलाब की घोषणा कर दी थी। अब आने वाले समय में बहादुर शाह के नेतृत्व में दिल्ली को जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का जिम्मा भारतीय सेना ने उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सिपाही थे, जो मेरठ से जिन्होंने बगावत शुरू की थी, उन्होंने तय कर लिया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकाल कर ही वो दम लेंगे। धीरे धीरे विद्रोह पूरे देश में फैल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की हालात लगभग खराब हो गई। उन्हें लगने लग गया कि अब
कुछ ही समय बाद हमारी सत्ता इस देश से जाने वाली है। एक छोटा विद्रोह संपत्ति की भूल करने वाले अंग्रेज अधिकारी अब इस बात से चिंतित हो चुके थे, परंतु अंग्रेज अधिकारी, सीधी सी बात है, अंग्रेज एक बहुत शातिर कंपनी थी, वो इस तरह विद्रोह से अपना इतनी आसानी से अपना शासन भारत से नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अब पलटवार कर दिया। अब उस कंपनी का जो पलटवार था, उस पलटवार से धीरे धीरे आंदोलन ठंडा पड़ता गया। उस पर हम चर्चा करते हैं, इसे मिटा देते हैं और कंपनी का पलटवार देखते हैं। कंपनी का पलटवार। इतनी उथल पुथल होने के बाद भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने हार नहीं मानी और इस विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया और इस विद्रोह को शक्ति से कुचलने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से और सैनिकों को यहाँ पर बुला लिया। सैनिकों को मुख्य केंद्र पर धावा बोला गया और नए नए कानून बनाकर विद्रोह को दबाने और जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया था विद्रोह में, उनको सजा देने का प्रावधान बनाया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और उनकी आंखों के सामने ही उनके बेटों को गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर रंगून जेल में काला पानी की सजा देकर भेज दिया गया। 1862 में उसी जेल में रहते हुए बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। यह कंपनी का पलटवार था। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने का मतलब ये नहीं था कि अब आंदोलन रुक गया था। बहुत से आंदोलनकारियों ने लखनऊ जैसे इलाकों में छुटमुट घटनाओं के साथ छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा। प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और कुछ समय बाद अंग्रेजों का लखनऊ पर भी अधिकार हो गया। लखनऊ पर अधिकार होने के बाद रानी जून 1856 के अंतर्गत, जून 1858 के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई को भी अंग्रेजों ने परास्त कर दिया और उन्हें मार डाला, झांसी पर अधिकार कर लिया। ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया, ऐसी ही कुछ परेशानियां, ऐसी ही कुछ प्रक्रियाओं के अंतर्गत रानी अवंतीबाई लोधी को भी झेलना पड़ा और अपने आप को सैनिकों में घिरा देखकर वह भी शहीद हो गई। तात्या टोपे लगातार जंगलों में छुपकर कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर अंग्रेजों पर लगातार आक्रमण करते रहे। धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध चलता ही रहा। प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चली गई। अंग्रेजों ने उन लोगों को, जो लोग उस समय विद्रोहियों के साथ थे, उन इलाकों पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया। जिस प्रकार से जब विद्रोहियों ने शुरुआत की थी इस आंदोलन की, उस समय शुरुआत में जल्दी जल्दी सफलता मिलने के कारण जो लोग विद्रोहियों के साथ लग गए थे, अब विद्रोहियों को दबने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के उन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाने के कारण, जो मुख्य क्षेत्र थे ना, उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने धावा बोल बोल कर मुख्य केंद्रों को अपने कब्जे में लिया। तो अब उन विद्रोहियों का साथ देने वाले लोगों के हौसले पस्त होने लग गए और उनमें से बहुत से लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अब इस बगावत में अपने हथियार डाल दिए। अंग्रेज सरकार ने भी लोगों को प्रभावित करने के लिए नए नए लालच दिए। उन लोगों ने उन जमींदारों को जो अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, उनके लिए नए नए इनामों की घोषणा कर दी। इनामों की घोषणा के साथ साथ अंग्रेज सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो लोग
इस बगावत को छोड़कर आत्मसमर्पण कर देंगे, उनको किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। अगर उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या नहीं की है तो उन व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाएगा, उनकी सजाएं माफ कर दी जाएगी और उनके इस अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा। फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी बहुत से जमींदार, बहुत से राजा, बहुत से सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सजा सुनाई गई और अंत में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ऐसी प्रतिक्रियाएं हो जाने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार हो चुका था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उस पकड़ मजबूत करने के बाद जब भारत पर वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहती थी। इसलिए इंग्लैंड की प्रशासनिक अधिकारी महारानी के द्वारा अब यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था अपने हाथों में ले ली गई थी और भविष्य में इस प्रकार कोई विद्रोह ना हो, उस विद्रोह को ध्यान में रखकर उस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर कुछ परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तनों की चर्चा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा जब भारत पकड़ मजबूत कर ली तो अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म कर दिया गया और महारानी का अधिकार यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा जो और परिवर्तन आए उनकी हम चर्चा करते हैं। विद्रोह के बाद के साल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1859 के अंत तक भारत पर फिर से अधिकार कर लिया था, यानी वहाँ पर पूरे भारत पर उनका आधिपत्य हो गया था। परंतु पुरानी नीतियों के तहत अब वह भारत पर शासन नहीं करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने बहुत से परिवर्तन किए, सुधारात्मक कार्य किए। उनके लिए सबसे पहला सुधारात्मक कार्य था वह था उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज जो साम्राज्य की प्रतिनिधि थी, मतलब वहाँ की महारानी थी, उन्होंने ब्रिटिश संसद में 1858 में एक कानून पास करवाया जिस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी आधिपत्य था वह पूरा पूरा आधिपत्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन माना जाएगा और भारतीय मामलों की देखरेख करने के लिए अंग्रेज मंत्रिमंडल के अंदर से एक प्रतिनिधि को भारत में भेजा गया। उस व्यक्ति को भारत की संपूर्ण व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत के सभी कार्यों को सुधारात्मक दृष्टि से पुनर्अवलोकन करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करने का उसे अधिकार दिया गया। उसको सलाह देने के लिए एक परिषद बनाया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा गया। इस इंडिया काउंसिलिंग के तहत उस व्यक्ति को सलाह देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। साथ ही उस व्यक्ति को जिसे यहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था उस व्यक्ति को यहाँ का वायसराय का पद दे दिया गया। अब वह वायसराय जो था वह वायसराय इंग्लैंड की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत की संपूर्ण व्यवस्थाओं को देख रहा था, यहाँ के शासन व्यवस्थाओं को संभाल रहा था। कुल मिलाकर अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज साम्राज्य के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी ने सीधे रूप से भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। अब कंपनी का शासन भारत पे से खत्म कर दिया गया था। दूसरा उन्होंने जो परिवर्तन किया उस परिवर्तन के तहत उन्होंने भारतीय राजा महाराजाओं और नवाबों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन और उनकी जो रियासतें हैं उन पर अब अंग्रेज अधिकारी किसी प्रकार का कब्जा नहीं करेंगे, वह उनकी ही रहने वाली है और उनके बाद में उनके जो प्रतिनिधि होंगे उनका वो राजा स्वीकार किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर उनके कोई गोद लिए हुए दत्तक पुत्र है तो उनका भी अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा।
तीसरा, अंग्रेज अधिकारियों ने, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने अब तय कर लिया कि हमारी जो सेना है उस सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सैनिकों की भर्ती ना कर गोरखा, सिखों और पठानों को अधिक से अधिक मात्रा में सेना में भर्ती किया जाएगा। चौथा, जो उन्होंने स्वतंत्र कार्यवाही की वह यह की कि उन्होंने मुस्लिम लोगों की भूमि और क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम लोगों को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि यह जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह की शुरुआत करने का जो जिम्मा था, जो जिम्मा उठाया, जो वजह थी, वह मुस्लिम लोग थे। इसके अलावा कंपनी ने अब उन सभी जो भूस्वामी और जमींदार थे उनको अपनी जमीनों की रक्षा का वचन दे दिया कि अब भविष्य में वह जमीनें जमींदार और भूस्वामी की रहेगी। छठा, जो उन्होंने संशोधन किया, परिवर्तन किया, वह यह किया कि अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अब भविष्य में वह भारतीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इतिहास के लिए ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अंग्रेजों ने जिस विद्रोह को एक छोटा सैनिक विद्रोह माना था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत से हिलाकर रख दी। कुछ समय बाद भारतीय गद्दारों के राजा जो थे, उन लोगों के सहयोग और कुछ अपनी सैनिक ताकत के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस भारत पर अधिकार कर लिया था। 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ था, इस विद्रोह को 1859 तक लगभग अंग्रेजों ने वापस कुचलकर अपने अधीन भारत को कर लिया था। परंतु अब अंग्रेज जो कंपनी थी उसका अधिकार भारत पर नहीं रहा और ब्रिटिश साम्राज्यकर्ताओं ने अपना स्वयं विवेक से निर्णय लेकर 1858 में कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत पर से खत्म कर दिया और अगली शासन व्यवस्थाओं को अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से 1857 संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने एक विद्रोह माना है, उसको जो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था, उस विद्रोह को कुचलकर भारत पर अपना शासन और मजबूत कर लिया। अब यहाँ से भारतीय जो विद्रोह था उसको कुचल दिया गया था। उस विद्रोह की एक आग यहाँ से सुलग रही थी, वह आग 1947 में जाकर खत्म होती है और भारत को आज़ादी